तो आज के इस वीडियो में दोस्तों तैयार हो जाओ बिलियन का रिवीजन करने के लिए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि हर हालत में बोर्ड एग्जाम में आएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये जितने भी आपको टॉपिक आपको दिख रहे हैं, इस सारे टॉपिक इतना बेहतरीन तरीके से फील कराऊंगा दोस्तों कि रटना भूल जाओगे, आपका दिमाग हिल जाएगा दोस्तों। इतना बेहतरीन टेक्निक और ट्रिक लेकर के आया हूं, हर एक न्यूमेरिकल लिंक कर दूंगा उस फार्मूले से दोस्तों कि वो न्यूमेरिकल देखते ही वो फार्मूला अपने आप तैयार हो जाएगा। यानी फार्मूला भी रटने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी भी बातें मैंने अभी कही उनमें से अगर एक भी बात अगर मैं फॉलो नहीं किया, अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो आप मेरी वीडियो को अनलाइक कर देना। और 20 लोग भी अगर कमेंट कर दिए कि आपका सोल्यूशन चैप्टर का बनाया हुआ वीडियो पसंद नहीं आया, तो मैं अपनी कसम खा के कहता हूं कि चैनल डिलीट कर दूंगा और दोबारा जिंदगी में कभी यूट्यूब पे शक्ल नहीं दिखाऊंगा। यानी इतना कॉन्फिडेंट है तो जाहिर सी बात है कुछ बताने वाला हूं बेहतर दोस्तों। समय कम बचा है, आइए जुड़ जाइए मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। इससे पहले हम लोग समझेंगे मोललता, और मोललता होता क्या है दोस्तों, इसका फार्मूला कैसे आया। आपको रटाऊंगा नहीं दोस्तों, आप फार्मूला लिखते लिखते ही परिभाषा अपने आप तैयार हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भरोसा तो रखो मेरे पे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मोललता और मोलरता समझने से पहले आपको याद रखिएगा, चाहे वो मोललता पढ़िए या मोलरता पढ़िए, उनमें मोलों की संख्या जरूर आएगा, मोलों की संख्या जरूर आएगा। तो मोल निकालना थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मोलों की संख्या निकाली कैसे जाती है। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है दोस्तों, 54 ग्राम H2O क्या दिया है, 54 ग्राम पानी। हमारे पास क्या है दोस्तों, 54 ग्राम पानी है, इसको मोल में बदलो, इसको मोलों की संख्या में बदलो। तो क्या करना, जब भी ग्राम में कोई चीज दिया हो उसको मोलों की संख्या में बदलने के लिए आप क्या करना दोस्तों, जो ग्राम वाला है उसको ऊपर लिख देना, जो ग्राम वाला है उसको ऊपर लिख देना। और जो आपका यहां पे यौगिक दिख रहा है H2O, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना। आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, देखो H2O, जैसे यहाँ पे H2O है तो H2O का आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। H का पहले आप देखते हो कितनी संख्या है, तो H कितने बार है, 2, तो 2 लिख देना, फिर गुणा लगाना। अब H का भार कितना है, द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दो, फिर प्लस लगा दो, हो गया ना हाइड्रोजन वाला काम, इसलिए लगा दो प्लस। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 1 लिखो, फिर गुणा का चिन्ह लगा दो। अब ऑक्सीजन का वजन कितना है, इसका ऑक्सीजन का भार जो है वो 16 है, यहां लगा दो 16। अब इसे हल करोगे तो आ जाएगा 18। यानी याद रखो दोस्तों, आपका आणविक द्रव्यमान कितना आ गया, 18। अब डिवाइड के नीचे रख देना, आणविक द्रव्यमान हमेशा डिवाइड के नीचे। अब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 18 3 54, यानी 3 मोल आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 3 मोल आ गया। यानी मोलों की संख्या कितनी होगी, 54 ग्राम पानी में मोलों की संख्या 3 होगी। जरूरत पड़ेगा दोस्तों, मोल प्रभाज निकालोगे तो भी मोलों की संख्या निकालना आता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए आपको दे दिया यहां पे 80 ग्राम NaOH, बस थोड़ा सा और सब्र करिए दोस्तों, जल्दी ही आने वाला हूं इस पे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 80 ग्राम है तो 80 लिखिए ऊपर में। अब NaOH का क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान। सोडियम का कितना होता है दोस्तों, यहां लिख देता हूं 23 होता है। कितने बार है सोडियम, 1 बार, गुणा लिख दीजिए, प्लस करिए। फिर ऑक्सीजन कितने बार है, 1 बार, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, फिर प्लस करिए। हाइड्रोजन कितने बार, 1 बार, फिर होता है हाइड्रोजन का 1। अब इसे हल करेंगे तो आएगा 40, काट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। मोलों की संख्या निकल गई। तो आपको मोलों की संख्या निकालने आ गया होगा दोस्तों। अब समझते हैं मोललता और मोलरता क्या। आइए दोस्तों, अब मोललता और मोलरता को एकदम फील कराता हूं दोस्तों, एकदम कॉन्सेप्ट के दम पे। कहीं भी आपको परिभाषा रटाऊंगा नहीं दोस्तों, परिभाषा को एकदम हटाइए, यहां से भाड़ में जाए। परिभाषा डेफिनेशन जो है इसका भाड़ में जाए। आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट के दम पे आप परिभाषा बनाओगे और वो भी परिभाषा इसी की तरह सेम आएगा। लिख के ले लीजिए आप दोस्तों। तो जैसे समझा रहा हूं समझिए। यहां पे करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले मोललता को समझना है। तो मोललता को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, विलयन क्या है। विलय प्लस विलायक को क्या कहा जाता है, विलयन। यानी विलय और विलायक जब आपस में मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, विलयन। अब विलय और विलायक होता क्या है, जैसे मान लो उदाहरण दे रहा हूं, मान लो आधा गिलास मेरे पास पानी है और थोड़ा सा चीनी है, ठीक है, शक्कर है। अब इस चीनी को पानी में डाल रहे हैं, चीनी को पानी में डाल रहे हैं, तो चीनी इसका मतलब कम मात्रा में है। तो जिसको तुम मिला रहे हो जो कम मात्रा में है वो विलय है, और ये जो गिलास है जिसमें आधा गिलास पानी है ये तुम्हारा विलायक बन गया। ये विलय बन गया कम वाला और ज्यादा वाला विलायक। अब इन दोनों को मिला दिए, मिलाने के बाद जो नया चीज बना वो विलयन है। समझे कि नहीं मेरी बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। जो यहाँ विलायक लिया गया है, मोललता में होता क्या है कि जो हम विलायक लेते हैं वो 1000 ग्राम लेते हैं, ठीक है। अब 1000 ग्राम विलायक में हम देखते हैं कि विलय के कितने मोल आ सकते हैं। विलय का मोल हो सकता है 1000 ग्राम विलायक जो लिया है इसमें हो सकता है 1 मोल आ जाए, 2 मोल आ जाए, 3 मोल आ जाए, किसके, विलय के, ठीक है। तो 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम विलायक में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, 1000 ग्राम विलायक में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, मोललता कहते हैं। अभी मैं फील भी कराऊंगा, आपको महसूस कराऊंगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले समझिए। अब रही बात इसके फार्मूले की, तो फार्मूला कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए।
एक लाइन खींचिए, जो 1000 ग्राम विलायक दिया है ना, तो नीचे में लिखिए विलायक, विलायक। विलायक याद रखिए मोललता में हमेशा आपको ग्राम में दिया रहेगा, ग्राम में या फिर केजी में, ठीक है, याद रखिएगा। तो विलायक किस में है, विलायक की मात्रा किस में है, ग्राम में है। तो ग्राम में होता है तो क्या होता है, द्रव्यमान होता है ना। तो यहाँ पे लिखोगे विलायक का द्रव्यमान। फार्मूला भी रटना नहीं पड़ेगा, आराम से कॉन्सेप्ट से समझ जाओगे, ठीक है। और जिस चीज को तुम मिला रहे हो, जिस चीज को तुम मिला रहे हो वही चीज ऊपर लिख देना। तो विलेय का मोल मिला रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, कितने मोल मिला रहे हो, ठीक है। तो मोललता का फार्मूला मिल गया। अगर आपका विलायक केजी में है, किसमें, केजी में है, तब तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। याद रखिए मोललता को स्मॉल एम भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक ना। मोललता को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप चाहे तो, अगर आपका ये केजी में ना होके ग्राम में होता तो क्या होता, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे 1000 का गुणा हो जाता। तो मोललता, मोललता बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यही चीज विलेय का मोल, विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000 होगा। कब, जब ये आपका ग्राम में होगा, कौन, विलायक। समझे कि नहीं मेरी बातें। अब जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे एक समझा रहा हूं सवाल लेकर के। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो इसमें मैंने विलायक जो लिया है, विलायक, वो मान लो मैंने लिया है 500 ग्राम, कितना, 500 ग्राम विलायक है। और इसमें जो विलेय मिलाया मैंने, विलेय जो मैंने मिलाया, इसमें मान लो सपोज दैट मैंने मिला दिया इसमें विलेय आपका 2 मोल, कितना, 2 मोल विलेय मिलाया है मैंने, ठीक है। अब कह रहा है कि 500 ग्राम विलायक में, 500 ग्राम विलायक में विलेय की मात्रा 2 मोल है, तो बताइए इसकी मोललता क्या होगी, ठीक ना। न्यूमेरिकल बहुत तगड़ा कराऊंगा, अभी तो बेस चल रहा है दोस्तों, पकड़िए बात को आप। एक ही वीडियो के अंदर आपका सोल्यूशन पूरा तैयार हो जाएगा दोस्तों, भरोसा रखिए मेरे पे। अब क्या है कि इसका मोललता निकालना है, क्या निकालना है, मोललता। तो मोललता निकालने का तरीका क्या है, विलेय के मोल ऊपर रखिए पहले, और जो ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ उसको नीचे रखिए, और ग्राम में दिया है तो कितने का गुणा कर लीजिए, 1000 का। इतना कर लेंगे, हल करेंगे तो 500 है, यहाँ 1000 है, 500 एक कम 500, 500 दूना 1000 कट जाएगा। अब 2 2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, हो गया आंसर, मोललता निकल गया। कितना आसान है ना। फील करिए आप कहना क्या चाह रहे हैं। मोललता है क्या, जो आपका विलायक होता है, ठीक है ना, चाहे वो 500 ग्राम हो, 1000 ग्राम, वो तो फार्मूले के लिए 1000 लिया गया है। सवाल में आपको हर बार 1000 ग्राम नहीं देगा, कोई जरूरी नहीं है, 500 ग्राम दे सकता है, 250 ग्राम दे सकता है, उसके हिसाब से यहाँ पे मोलों की संख्या होगी, उसके हिसाब से यहाँ पे मोलों की संख्या होगी, ठीक है। तो जितना ग्राम विलायक देगा और उसमें मोल दिया रहेगा, ठीक ना, उसका जब डिवाइड कर दोगे, यानी विलायक का ग्राम और ये जो मोलों की संख्या दी गई है उसका डिवाइड कर दोगे 1000 मल्टीप्लाई करके, तो आपका मोललता निकल जाता है। क्या निकल जाता है, मोललता निकल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आपको मोललता मैंने बोला था ना, फील कराऊंगा दोस्तों। अब देखिए फील होगा आपको, एकदम अच्छे से समझिएगा। मैंने क्या कहा था कि जो विलियन होता है, ध्यान से समझिए, हम किसकी मोललता निकाल रहे हैं, विलियन की ना। तो विलियन कब बनता है, जब विलायक और विलेय दोनों होते हैं साथ में, तो दोनों हो गए साथ में। और विलायक क्या है आपका, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा कैसे बना है, 1000 ग्राम विलायक, ये देखिए 1000 ग्राम विलायक में क्या डाला गया, बताइए, विलेय डाला गया ना। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, पढ़िए, 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है कि नहीं आसान। और उसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा भी तैयार हो गया, फार्मूला कैसे लिखना वो भी तैयार करा दिया मैंने। नीचे वाला नीचे में, जो ऊपर से मिलाया जा रहा है वो बटे के ऊपर, जो मिलाया जा रहा है बटे के ऊपर, और जो पहले से है ज्यादा मात्रा में वो नीचे। यहां तक समझ आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, फार्मूला क्लियर हो गया दोस्तों। अब इस पे एक न्यूमेरिकल लेके दिखाता हूं मैं आपको। देखो दोस्तों, मोललता पे जब भी न्यूमेरिकल पूछता है तो उसका पूछने का फॉर्मेट जो होता है वो इस तरह से होता है। कह रहा है कि 80 ग्राम NaOH को 200 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन की मोललता बताइए क्या होगा। यानी देख सकते हैं कम मात्रा में कौन है, NaOH, यानी ये बन जाएगा विलेय। जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, और जो ज्यादा मात्रा में वो आपका विलायक होता है, ठीक है। तो वैसे भी देख पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जा रहा है कि 200 ग्राम जल में घोला जा रहा है, किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। तो इसकी मोललता क्या होगी। तो सबसे पहले आप बताइए आपके पास क्या क्या है, आपका फार्मूला क्या है। देखिए बहुत ही बेहतरीन टेक्निक से समझा रहा हूं दोस्तों। मैंने बोला ना कि फील होगा, आपको महसूस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपको क्या निकालना है, मोललता। मोललता फार्मूला क्या है आपको याद होगा, विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000, कब, जब वो ग्राम में दिया हो, ठीक है। अब बताओ आपके पास क्या है, बटे के नीचे विलायक का द्रव्यमान है कि नहीं, बिल्कुल है। विलायक का द्रव्यमान कितना है, 200 ग्राम, है कि नहीं दोस्तों।
अब यहाँ पे आ गया 1000, देखना ना मजा आएगा एकदम। ठीक है, ज्यादा लोगों को तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का तरीका भी नहीं पता है, और जैसे टीचर कराता है वैसा स्टूडेंट भी सीख लेता है। अरे भाई डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि पढ़ते चलो ऐसे करते चलो, ना 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 ना, पहले जो निकालना होता है उस फार्मूले को लिखो। ठीक है, सही तरीका ये है, जो निकालना है उसको फार्मूले को लिखो, बीच में थोड़ा जगह दे दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो कि तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यू दिया है उसे यहाँ पे रखो। ठीक है ना, बाद में सजा के लिखने वाला काम यहाँ पे जो होगा वो मैं बताऊंगा, पहले यहाँ पे समझ तो लो कि जो दिया है उसे पहले लिख लो। ठीक है, फार्मूले में बैठा लो तो उसे पता चल जाता है कि तुम्हें आगे क्या करना है। अब जैसे देखो यहाँ पे रख लिया, अब विलेय के मोल चाहिए। अब यहाँ विलेय का मोल कहीं लिखा ही नहीं है, मोलों की संख्या दी ही नहीं है। विलेय को, जो विलेय है, ये जो विलेय है, विलेय कौन है, यही है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका ग्राम दे दिया है, और ग्राम दे दिया, विलेय किस में दे दिया, ग्राम में, तो इसको मोलों में बदलेंगे। अभी सबसे शुरू मैंने मोलों में बदलना सिखाया था दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपके पास जो विलेय दिया है वो द्रव्यमान में दिया है, यानी ग्राम में दिया है। तो क्या दिया है, स्टेटमेंट आपका ये होगा कि विलेय, विलेय कौन है, NaOH का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम, ऐसे लिखिएगा। विलायक कितना दिया है दोस्तों, विलायक का द्रव्यमान जो अभी आपने रखा वो है 200 ग्राम। अब जरूरत जिसकी पड़ रही है वो निकालिए, जरूरत किसकी पड़ रही है, विलेय के मोल। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, NaOH के मोल निकालेंगे ना, इसी का निकालेंगे ना, विलेय का। ठीक है, अब यहाँ हटा के यहाँ पे चाहे तो विलेय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विलेय के मोल। ठीक ना, विलेय के मोल कितने हो जाएंगे, जितना ग्राम है ऊपर रखिए, पहले 80 ऊपर रख दिया। अब NaOH के आणविक द्रव्यमान निकालिए, बताया था ना, ग्राम को ऊपर रखते हैं और आणविक द्रव्यमान नीचे। तो NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालने का फिर तरीका बता देता हूं। देखिए Na कितने बार है, एक बार, फिर गुणा लगाइए, Na का वजन कितना होता है, अभी यहाँ लिखा था मैंने 23 होता है। ठीक है, फिर प्लस करिए, जब एक हो जाए तो उसके बाद प्लस लगा दीजिएगा। अब दूसरे की बारी, ऑक्सीजन कितने बार है, एक बार, ऑक्सीजन का वजन 16, जैसे ही वजन लिखिए फिर उसके बाद तुरंत लगा दीजिए प्लस। अब हाइड्रोजन कितने बार, एक बार, हाइड्रोजन का वजन 1। अब इसे जब जोड़ेंगे गुणा करके तो आपका 40 आएगा, कितना आएगा 40, तो यहाँ आ गया 40, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। यानी आपको पता चल गया कितने मोल है, 2 मोल। तो यहाँ लिख दीजिए 2। अब बताइए समझ आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ से कटेगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब यहाँ क्या बचा है दोस्तों, 10 और 2, और यहाँ से 2 कट गया, सीधे सीधे कट गया कि नहीं, सीधे सीधे 10 बच गया, यानी आपका कितना हो गया 10। तो मोललता कितनी आएगी इसकी, 10 आएगी, है कि नहीं आसान। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन चलता हुआ दिख रहा होगा दोस्तों, इसी तरह का, इसी पैटर्न पे है, इसे आप घर पे ट्राई करिएगा, कर पाते हैं या नहीं। अगर करेंगे तो आपको फार्मूले भी प्रैक्टिस हो जाएगा और किस तरह से करना है वो पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। अब आते हैं मोललता पे। अब दोस्तों मोललता की कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से क्लियर कर लिए होगे तो ये तो एकदम बच्चों जैसा लगने लगेगा। यहाँ पे क्या होता है, वहां पे विलायक 1000 ग्राम था, यहाँ विलियन 1000 मिलीलीटर होता है, या फिर 1 लीटर भी कह सकते हैं। यहाँ इसका मतलब जब विलियन लिखा तो देख लीजिए मैंने जो डॉट डॉट किया है इसमें 2 कलर में नहीं किया, क्यों, क्योंकि विलियन कब होता है, जब विलेय और विलायक दोनों मिल जाते हैं। विलेय और विलायक दोनों जब साथ में होते हैं तभी ना विलियन होगा जी। इसका मतलब ये जो 1000 मिलीलीटर लिखा है वो दोनों को मिला के ना लिखा होगा, सही बोला कि नहीं मैंने। तो विलियन का 1000 मिलीलीटर, विलियन का 1000 मिलीलीटर, ठीक है, विलियन का 1000 मिलीलीटर टोटल को मिला के जो आ रहा है 1000 मिलीलीटर, इतने में विलेय के कितने मोल मिले हुए हैं, 1000 मिलीलीटर विलियन में विलेय के कितने मोल मिले हुए हैं, उसी को उसकी मोलरता कहते हैं। अब इसके फार्मूले की बात करें तो मेरे टेक्निक से अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जो नीचे वाला है उसको उतार दीजिए, विलियन है तो क्या लिखेंगे, विलियन। अब यहाँ मिलीलीटर में दिया तो मिलीलीटर क्या होता है, आयतन को दर्शाता है, ठीक ना। लीटर या मिलीलीटर में कोई वैल्यू देना तो समझ लेना वो आयतन दिया है, क्या दिया है, आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, तो विलियन का आयतन किसमें, अगर मैं लीटर में लिखूं तो 1000 का गुणा नहीं करूंगा, और ऊपर में क्या होगा, विलेय का मोल, विलेय का मोल। ठीक है दोस्तों, और अगर इसे मैं लीटर हटा के अगर मिलीलीटर में लिख दूं तो यहां पे क्या लगा देंगे, 1000 लगा देंगे बच्चा, समझे कि नहीं। और इसको किससे, कैपिटल एम से दर्शाया जाता है, किससे, मोलरता को कैपिटल एम से। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखो जो विलियन है, विलियन का जो आयतन है कितना, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर विलियन के आयतन में विलेय भी तो है ना, तो विलेय के कितने मोल उसमें अंदर में है, विलेय के मोल कितने हैं अंदर में, वो विलेय का जो मोल है और जो विलियन का आयतन है उसका अगर हम डिवाइड कर दें, क्या कर दें, डिवाइड, तो जो आंसर आएगा वही उसकी मोलरता होगी, वही उसकी मोलरता होगी। ठीक है, कितना आसान है। अब इस परिभाषा को देखो अपने आप तैयार हो गया होगा, हुआ कि नहीं। क्या है देखो, किसी विलियन के 1 लीटर,
क्या 1 लीटर? लीटर दे दिया तो आयतन। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित कौन? देखो उपस्थित यानी विलयन में पहले से उपस्थित है कौन? विलेय। विलयन में पहले से उपस्थित है विलेय, क्योंकि विलयन तभी बन सकता है जब ये दोनों होंगे, इसका मतलब विलेय पहले से ही है। तो उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसका न्यूमेरिकल देखते हैं दोस्तों। फार्मूला आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब न्यूमेरिकल दिया तो मेरा तरीका आपको पता हो गया होगा, बीच का जगह छोड़ना है और थोड़ा सा मेरे को लिख लेना है मोलरता बराबर विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणे 1000। क्यों? क्योंकि मैं मिलीलीटर में ले रहा हूं। किस में ले रहा हूं? मिलीलीटर में। तो अब आइए इसका न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है। ध्यान से समझिए, यानी 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने विलयन में, यानी आपको क्या दिया है दोस्तों? विलयन दिया हुआ है। क्या दिया है दोस्तों? विलयन। 500 मिलीलीटर। कितना? 500 मिलीलीटर विलयन में क्या पहले से ही घुला हुआ है? 40 ग्राम क्या? NaOH। तो आपके पास विलयन का आयतन तो पता चल गया, कितना? डिवाइड के नीचे कितना हो जाएगा? 500। ठीक है दोस्तों, गुणे में 1000। ठीक है, अब यहां ऊपर क्या चाहिए? विलेय का मोल। लेकिन विलेय तो ग्राम में दे दिया, याद रखिए विलेय किस में दे दिया? ग्राम में। तो यहां क्या लिखेंगे? विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? 40 ग्राम। ठीक है, कितना दिया है? 40 ग्राम। और विलयन का आयतन दिया है। विलयन का आयतन। आयतन क्यों लिख दिया मैंने? आयतन तो यहां कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि मिलीलीटर है ना, इसलिए पता चल गया कि आयतन ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 500 मिलीलीटर ये दिया हुआ है। अब हमें विलेय को मोल में बदलना है, तो विलेय का मोल कितना हो जाएगा? विलेय का मोल बता ही दिया हूं मैं, ग्राम ऊपर में रखिए। अब NaOH का निकाल ही चुके हैं, पता है हो चुका है। अब आपको 40 आता है, कटने के बाद 1 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। ठीक ना, आप हिंदी में लिख लेना अपना। ठीक ना, कितना हो जाएगा? 1 मोल। अब ऊपर में लिख दीजिए 1। अब देखिए काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 2 आ गया, 2 एकम 2, यानी 2 आ जाएगा। इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी दोस्तों। कितना? 2। अब बताइए, कठिन है? बिल्कुल आसान है। यहां आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसे करिएगा, आप फार्मूले अच्छे से लिंक कर पाएंगे न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको मोललता और मोलरता और यहां पे एक्स्ट्रा जो मैंने मोल बताया निकालना, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, मोल प्रभाज। प्रभाज को किसी कीमत पे मत छोड़ना दोस्तों, आपके होने वाली गर्लफ्रेंड की कसम है दोस्तों। ये अगर आप ध्यान से नहीं देखे तो समझ लीजिए मोल प्रभाज पे तो न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाएंगे, उसके साथ साथ आप कुल परासरण दाब पूछेगा तो भी आप नहीं कर पाएंगे। आपको अगर हेनरी कांस्टेंट पूछेगा, हेनरी नियतांक वाला न्यूमेरिकल, तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर आपका मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन यूज होता है दोस्तों। तो आइए समझाता हूं एकदम बेहतरीन तरीके से। आपको होने वाली गर्लफ्रेंड की कसम है दोस्तों की परिभाषा नहीं देखेंगे, हम परिभाषा बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां से हम तैयार करा देंगे आपको, बस भरोसा रखिए। फील होगा मेरे भाई, फील होगा, एकदम ऐसे आराम से फील होगा। वाह अच्छा लग रहा है ऐसा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप मोल प्रभाज में क्या है कि ध्यान से समझिए। मोल प्रभाज हम किसका निकालते हैं? विलेय का भी निकाल सकते हैं, विलायक का भी निकाल सकते हैं, यानी विलेय और विलायक दोनों अलग अलग मोल प्रभाज निकाला जा सकता है। कैसे समझिए, फार्मूला कैसे है कुछ समझाऊंगा, पहले समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में विलायक के मोल है और विलेय का मोल है। मान लीजिए, ध्यान से समझिए, जो कह रहा हूं उसे समझिए। मान लीजिए विलेय के मोलों की संख्या आपके पास 2 है। ठीक है, समझिए थोड़ा सा। आपने विलेय कितना इसमें डाला है? 2 मोल डाला है। कितना मोल? 2 मोल। समझिए थोड़ी सी बात को, ध्यान से समझिए, एकदम आराम से ऐसे। ठीक ना, विलेय के मोल आपने डाले हैं 2 और विलायक के मोल आपने डाले हैं 4। कितने? 4 मोल। ठीक ना, ध्यान से समझिए। इस कंटेनर में 2 लोग हैं, विलेय और विलायक दोनों मिलकर बना रहे हैं विलयन। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या इतनी, विलायक के मोलों की संख्या इतनी। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमें मोल प्रभाज निकालना है, मोल प्रभाज को हम एक्स लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, हमें मोल प्रभाज निकालना है किसका? विलेय का। किसका? विलेय का। किसका? विलेय का। तो जिसका मोल प्रभाज आप निकालते हो उसके मोल ऊपर रखते हो। पहले फील करो, फिर मैं सब कुछ समझाऊंगा, फार्मूला कैसे आएगा, परिभाषा कैसे आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मजा आएगा दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा,
यहां पे हमने विलेय के मोल ऊपर डाल दिए, विलेय के मोल ऊपर डाल दिए, ठीक है। और बाकी इन दोनों मोलों को जोड़ देते हैं, विलेय का मोल और विलायक का मोल। विलेय के मोल और विलायक का मोल जोड़ देंगे तो विलेय और विलायक मिलके हो जाता है विलियन, तो हो जाएगा विलियन का मोल, यानी विलियन का मोल नीचे लिखेंगे, विलियन का मोल नीचे लिखेंगे। समझ आया दोस्तों? अब इसे हल कर देंगे, 2/6 हो जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 1/3 यानी 0.333 इस तरह से आता रहेगा। विलेय का आपने मोल प्रभास निकाल लिया। शौक शौक हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं हो गया, भरोसा नहीं मेरे बात पे। आपने मोल प्रभास निकालना सीख लिया, विलेय का मोल प्रभास आपका आ गया, विलेय का मोल प्रभास आपने निकाल लिया। अब बात करते हैं कहना क्या चाह रहा है, परिभाषा फार्मूला क्या लिखेंगे, सब कुछ समझा रहा हूं। देखिए मेरी बात को समझिए, यहां पे आप ध्यान समझिए, अगर आपको विलेय का मोल प्रभास निकालना है, किसका, अब यहां फार्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मोल प्रभास निकालने आए कि नहीं, अगर मान लीजिए विलायक निकालना होता, किसका, विलायक, विलायक निकालता होता, किसका, विलायक का निकालना होता, ठीक है। नायक नहीं नालायक हूं मैं, हो क्या ना, इंस्टाग्राम फेसबुक अगर नहीं छोड़ोगे तो नालायक हो जाओगे, इसलिए अभी पूरा फोकस पढ़ाई पे करना दोस्तों। तो ध्यान से समझना, विलायक का मोल प्रभास निकालना है तो इस बार विलायक निकालना है, तो विलायक का मोल ऊपर रहेगा, विलायक का मोल ऊपर रहेगा और इन दोनों मोल को जोड़ देंगे यानी विलियन का मोल। अब इसे हल करो, 4/6 काटोगे तो आ जाएगा आपका 2/3, डिवाइड करोगे तो जो भी आपका शायद मेरे हिसाब से 7 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 0.77। ध्यान से समझना, अब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो हर बार 1 आएगा, जोड़ने पे हर बार 1 आता है, क्यों आता है सब कुछ बताऊंगा। यहां तक समझ आया कि नहीं, यहां तक फील हो गया? अब आइए फार्मूले पे चलते हैं, ध्यान से समझिए, हटा दो इसे। तो हमें दोस्तों निकालना है, हमें किसका, अब यहां पे डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे दोस्तों, पहले ही बता दे रहा हूं मैं, हमें निकालना है दोस्तों मोल प्रभाज किसका, विलेय का। क्या लिखेंगे, विलेय का मोल प्रभाज, थोड़ा अच्छे से लिख दे हिंदी में, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे सर से स्टेटमेंट लिख ही नहीं रहे हैं आप तो, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आपका फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान से समझिए। अगर इस विलेय को मान लीजिए ए समझ लें, क्या समझ लें, ए, तो विलेय के मोलों को लिखेंगे एन ए, एन का मतलब होता है मोलों की संख्या और ए का मतलब विलेय के मोल। अगर विलायक को मैं लिख दूं बी, तो विलायक के मोलों को हम कैसे दर्शाएंगे, एन बी करके, ठीक है। एन बी लिखूंगा तो इसका मतलब विलायक का मोल, ठीक है, समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना, विलेय का मोल, तो विलेय का मोल पहले ऊपर रहेगा एन ए, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, ये बन गया फार्मूला, ये क्लियर हो गया। इसे आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, एक्स ए, ये क्यों लिखा मैंने बताइए, यहाँ पे एक्स का मतलब मोल प्रभाज, जिसे अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन कहते हैं, और ए का मतलब विलेय, ठीक है। यहां तक अगर हमें विलायक का निकालना हो, विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स बी लिखते हैं, ठीक है। तो जिसका निकाल रहे हो उसको ऊपर लिखो, एन भी ऊपर लिखोगे इस बार, और ये नीचे तो सेम रहेगा दोनों में। अब बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब किसी एक कंटेनर में 2 लोग हैं, इसका मोल प्रभाज निकाला कुछ और है, इसका मोल प्रभाज निकाला विलायक का कुछ और है, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ोगे, ध्यान से समझना, एक कंटेनर में जितने लोग भी हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, कितनों को भी जब तुम जोड़ोगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा आंसर, 1। कैसे, मैं दिखाता हूं, यहां फील करता हूं। देखो दोनों को जोड़ते हैं, विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है, जोड़े। इसका वैल्यू कितना है, देखो यहां पे एन ए, अच्छा नीचे लिख दे, अच्छा यही लिख देते हैं। तो इसका वैल्यू कितना है दोस्तों, यही है ना, प्लस एक्स बी का वैल्यू कितना है आपके पास, एन बी, नीचे में एन ए प्लस एन बी। अब इसे हल करना है, इसे हल करना है। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा दे दिया, अब कैसे हल होगा। अरे बित्ता साहब भैया, आप अगर मान लो यहाँ पे 2/3 हो प्लस 7/3 हो, तो इसे हल करना हो भिन्न का जोड़, तो कैसे करोगे, नीचे का सेम है तो क्या करोगे, उतार दोगे, और ऊपर वाला जो बचा उसे लिख दोगे, 2 + 7, यही करते हो ना, वही काम यहाँ कर लो, क्योंकि नीचे का सेम है। जब नीचे का सेम है तो क्या लिखोगे, एन ए प्लस एन बी, ऊपर में क्या है एन ए, फिर प्लस लगा दो, फिर एन बी। अब बताओ ऊपर नीचे सेम मिला कि नहीं, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। जब ऊपर नीचे सेम होता है तो कट जाता है, कटने के बाद कितना आता है, 1 आता है, आया कि नहीं। इसका मतलब आप यहाँ पे एक और चीज मिल गया आपको फार्मूला, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या हो गया, 1, ठीक है, समझे कि नहीं मेरी बातें। अब यहां से क्या सीखने को मिल रहा है पता है, यहां से क्या सीखने को मिल रहा है, अभी मैंने आपको याद होगा
एक जब x से निकाला था विलय का तो 0.33 आया था कि नहीं। अब आप सोचेंगे सर जी बिना कैलकुलेट किए आप जल्दी से कैसे लिख दिए थे 0.77, लगता है सर जी रट के आए थे। रट के नहीं आया था मेरे भाई, मन में ही इसको मैंने 1 से घटा दिया था। क्या कर दिया था? 1 से घटा दिया था। यानी कहने का मतलब है जब आपको मोल प्रभाज निकालने को देता है, कोई भी मिश्रण दे दिया, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। कोई भी आपको मिश्रण दिया हुआ है, अब उसका मोल प्रभाज निकालना है। क्या निकालना? मोल प्रभाज। तो किसी एक का निकाल लो तो दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं होता है। जब एक का आंसर आ जाए तो 1 में से घटा दोगे तो दूसरा वाला आ जाता है, ठीक है। कैसे करना है मैं बताता हूं न्यूमेरिकल में। उससे पहले डेफिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए डेफिनेशन को रट लेते हैं, नहीं रटेंगे समझेंगे। अब देखिए जो मैंने बताया वही चीज लिखा है, पढ़ लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए, हम ऐसे करके खड़े हो जा रहे हैं। पढ़ लिया? अब मैं पढ़ता हूं। किसी विलयन में उपस्थित विलय या फिर विलायक के मोल की संख्या जो होगी, विलय जैसे मान लीजिए विलय लेंगे तो ऊपर में विलय के मोलों की संख्या होगी, और अगर हम विलायक लेंगे तो ऊपर में विलायक के मोलों की संख्या होगी कि नहीं। फिर उसके बाद क्या कह रहा, और विलयन के मोलों की संख्या। विलयन, अब बताइए ये विलय के मोल की संख्या और ये विलायक के मोलों की संख्या जोड़ देंगे तो विलयन हो जाएगा कि नहीं। तो विलयन के मोलों की संख्या यानी विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को, अनुपात यानी ये बटे, अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। खत्म। देखा, डेफिनेशन के दम पे मैंने बना दिया। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। तो आपको मोल प्रभाज भी समझ में आ गया होगा, फार्मूला कैसे लिख रहा हूं वो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे दोस्तों। अब आइए दोस्तों एक न्यूमेरिकल को देखते हैं, मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पे क्या कह रहा है, एकदम बेहतरीन टेक्निक से समझाऊंगा, मेरी टेक्निक को अप्लाई करिएगा दोस्तों, तभी आप न्यूमेरिकल को अच्छे से कर पाओगे। तो कह रहा है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण है, यानी दोनों को मिलाया गया। तो जाहिर सी बात ज्यादा वाला बन गया विलायक और कम वाला हो गया विलय, ठीक ना। तो याद रखिएगा, तो आपका क्या दिया है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल का मिश्रण मिलाया गया, और उन दोनों का मोल प्रभाज बताइए। यानी इन दोनों का मोल प्रभाज बताना है, किसका? जल का भी और एथिल एल्कोहल का भी। यानी हमें एक बार जल का निकालना है मोल प्रभाज, ये हो गया मोल प्रभाज, और ये H2O लिख दिया तो हो गया जल, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा आपको पता ही है, ये हो गया मोलों की संख्या, किसका? किसके मोलों की संख्या? जिसका आप मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। तो जो जिसका आप मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर रखते हैं, याद है ना, अभी फार्मूला सिखाया था ना मैंने। अब नीचे में क्या होगा, दोनों को जोड़ दिया जाता है मोलों की संख्या, किसके? पानी वाले मोल को प्लस एथिल अल्कोहल वाले मोल को। एथिल अल्कोहल कौन है? C2H5OH, यही है ना। अब यहाँ वैल्यू रखना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और अगला क्या निकालना है मुझे? एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, यानी C2H5OH का। तो बताइए जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोलों की संख्या, ये मोलों की संख्या है, और किसका? जिसका निकाल रहे हैं ये ऊपर रहेगा, जिसका निकालते हैं वो हमेशा उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब बाकी तो दोनों को जोड़ ही देते हैं, पता ही है, विलय और विलायक को, तभी ना बनता है विलयन का मोल। तो यहाँ पे हो जाएगा H2O प्लस C2H5OH, ठीक है। अब कुल मिलाकर आपको वैल्यू पता होना चाहिए, अगर जैसे वैल्यू पता हुआ पुटअप करके आप सॉल्व कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आपको मोलों की संख्या में वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, ये ग्राम में दे दिया है। तो जब ग्राम में देता है तो मोल में कैसे बदला जाता है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास जल दो दिया है, वो कितना है 72 ग्राम, इसके पानी का मोल निकालना है, किसका मोल? किसका? पानी का। तो क्या होगा फार्मूला बताइए, ग्राम ऊपर रखते हैं, याद है ना। अब पानी का जब आप निकालते हो आणविक द्रव्यमान तो कितना हो जाएगा, पानी कितने बार है? H, 2 बार, बूढ़े लगाइए, H का कितना वजन होता है 1, फिर प्लस ऑक्सीजन कितने बार है? 1 बार, देख सकते हैं ऑक्सीजन का वजन कितना होता है 16, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, यानी यहाँ आ जाएगा 18, काटेंगे तो आ जाएगा आपका 4, कितना आ जाएगा? 4 मोल। ये हो गया। अब जहां जहां H है वहां वहां 4 रख देंगे, समझे कि नहीं मेरी बात है। यहाँ ऊपर में हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस, अब इसका निकाल लेते हैं, देखे कितने मजेदार तरीके से हो रहा है। उसी तरह NC2H5OH लिख लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका ग्राम कितना है? 92 है, ठीक है। अब इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, C कितने बार है? 2 बार, कार्बन का कितना होता है द्रव्यमान? 12 होता है, फिर प्लस हाइड्रोजन कितने बार है? 5 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, मिला के 6 बार। हाइड्रोजन का वजन कितना होता है? 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने बार है? 1 बार, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। अब इसे हल करिए, 12 दूनी 24 प्लस 6 कम 6, 16 कम 16, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए दोस्तों, 24 और 6 हो जाएगा 30, 30 और 16 हो जाएगा 46, ठीक ना। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2, 46 तो नहीं 92 होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब आपका मोलों की संख्या पता चल गई है। अब मोलों की संख्या पता चल गई तो रख दीजिए, यहाँ पे रख देंगे 2, कितना रख देंगे? 2, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/6, काटने पे आ रहा है आपका, देखिए 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब इसका कितना आएगा? 0.77 समथिंग कुछ आना चाहिए, देख लीजिए, मैं करके दिखा देता हूँ। ऊपर वाले को डिवाइड के अंदर रखिएगा, नीचे वाले को बाहर, ठीक है, याद रखिएगा। छोटा है, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, आएगा ना। तो कितना आ जाएगा? 3 छक 18, 6 आ रहा है करीबन, फिर 2 आएगा, दशमलव की वजह से फिर 0 बढ़ जाएगा, 3 छक 18, 6 आता जाएगा। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.666, इस तरह से आता चला
जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब वही काम यहां करना है दोस्तों। तो यहाँ ऊपर में कितना रख देंगे, इस बार आपका 2 दिया हुआ है, नीचे में कितना हो जाएगा 4 + 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2/6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा करीबन 1/3, यानी 0.3333 आता जाएगा। ध्यान से समझिए, ठीक ना, 0.33 आता जाएगा। अब यहाँ पे 0.33 आ रहा है, तो इसको अगर मैं 0.3 लिखूं, कितना लिखूं 0.3, और एक 6 रिपीट हो रहा है, 5 से ज्यादा है, तो एक अगर यहाँ अंक बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा 0.7। अब इसे जोड़ के देख लीजिए, 1 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़े तो 1 आया कि नहीं, बिल्कुल आया ना। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक का आंसर आ जाए तो दूसरे को करने की जरूरत नहीं पड़ती है, दूसरे को ज्यादा कुछ मत करिए। जब एक का आंसर आ जाए तो इसे आप मत करिए, इसको मत करिए, इसके जगह पे आप क्या लिखिए, सीधे C2H5OH बराबर करिए 1 में से उसी को घटा दीजिए, 0.66 तो 0.7 को घटा दीजिए, तो आपका 0.33 समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। है कि नहीं आसान। अब दोस्तों मोल प्रभाज के ऊपर एक और न्यूमेरिकल देख लीजिए। ये न्यूमेरिकल बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर होता है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत, हर हालत में तैयार होना चाहिए। और बहुत ही आराम से बता दूंगा, चिंता मत करिए, आप नहीं भी तैयार करेंगे तो देखने के बाद वैसे भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, यहां दिया हुआ है भारानुसार 30%। ये शब्द बहुत यूज करता है न्यूमेरिकल में, भारानुसार 30% ग्लिसरॉल दिया है। क्या दिया है, भारानुसार 30% ग्लिसरॉल दिया है, जो कि कहां मिलाया गया है ग्लिसरॉल को, जल में। किसमें, जल में, पानी में मिलाया गया है। ठीक है, पानी में मिलाया गया है, कितना 30%, कितना बच्चा 30% ग्लिसरॉल को मिलाया गया है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, जल में कितना मिलाया गया है, 30% ग्लिसरॉल को मिलाया गया है। तो ग्लिसरॉल के मोल अंश को बताइए क्या होगा, मोल अंश मतलब मोल प्रभाज। ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं, हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है ग्लिसरॉल का, यानी C3H8O3। तो फार्मूला तो लिखना समझा ही दिया हूं कि जिसका मोल प्रभाज निकाला जाता है उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखते हैं, और दोनों विलेय और विलाय के मोलों की संख्या नीचे लिख देते हैं जोड़ के। तो क्या हो जाएगा C3H8O3 + NH2O। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, असली खेल यहीं पे स्टार्ट होता है। जब भी आपको इस तरह का भारानुसार वाला क्वेश्चन देता है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप लिखिएगा 100%। जब भी परसेंटेज में दे दिया, भारानुसार करके 30%, भारानुसार करके 40%, भारानुसार करके 6%, तो समझ लीजिए जो आपका विलयन है, वो 100% है। कितना है, 100%। अब विलयन में 2 चीज होता है, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। क्या होता है, विलायक। तो 100% तो टोटल विलयन हो गया, और जिसमें से आपका कितना दिया है, 30% दिया है। कितना, 30%। तो जो कम वाला होता है वो विलेय होता है, और बाकी कितना बच गया बताइए, 100 में से 70 बच गया। ये 70% आपका विलायक हो जाता है। क्या हो जाता है, विलायक। और यहाँ पे ये जो परसेंट है, ये भारानुसार है। भारानुसार का मतलब द्रव्यमान के रूप में दिया है, यानी मैं इस 30% को 30 ग्राम लिखूंगा, और यहाँ 70% को 70 ग्राम लिखूंगा। बात समझ आया कि नहीं दोस्तों, फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां पे कह रहा है 30% ग्लिसरॉल को मिलाया गया है, ठीक ना, तो इसका मतलब 30 ग्राम मिलाया गया है। कितना मिलाया गया है, 30 ग्राम। और रही बात है 70 कहां से आया, बता दिया मैंने। परसेंटेज की जब भी बात होगी तो 100% से ही सब निकाला जाता है ना, इसलिए मैं मान के चलता हूं कि इसका मतलब टोटल विलयन कितना रहा होगा, 100%, जिसमें से 30% क्या है, विलेय है, तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया, 70% विलायक हो गया। समझ आई मेरी बातें, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो यहां से आपको पता चल गया विलेय का ग्राम में वैल्यू और विलायक का ग्राम में वैल्यू। ठीक है, अब यहां से हम मोल निकाल लेंगे। जैसे ही मोल निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले किसकी मोलों की संख्या निकालेंगे, पानी की, ठीक ना, H2O का मोल निकाल लीजिए। ठीक है, तो पानी कितना है, 70 ग्राम है, तो 70 ऊपर हो गया। पानी का आणविक द्रव्यमान आपको पता ही है कितना होता है दोस्तों, कितना होता है 18। कितना होता है दोस्तों, 18। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं, आप अपना कर लीजिएगा। अब पानी का निकल गया मोल, पानी के कितने मोल आ गए, इतने मोल। अब हमें क्या निकालना है, मोल ग्लिसरॉल का, तो C3H8O3। इसका जब आप निकालोगे तो देखो ये कितना ग्राम है दोस्तों, 30 ग्राम है। कितना है, 30 ग्राम। जब इसका आणविक द्रव्यमान निकालोगे, आणविक द्रव्यमान निकालना सिखा दिया हूं मैं, डायरेक्ट लिख देता हूं, यहाँ पे 92 आएगा आपका। कितना आएगा दोस्तों, 92। अब जैसे ही दोस्तों इसको डिवाइड करोगे तो 0.32 समथिंग इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको मोलों की संख्या इसकी भी मिल गई, मोलों की संख्या इसकी भी मिल गई, पानी की भी। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी इसका वैल्यू कितना है बच्चा, 0.32। नीचे में कितना है, 0.32 प्लस इसका वैल्यू कितना है आपका 3.88। 3.88। अब काम है आपका इसे सॉल्व करना, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर मैं एक एक पॉइंट बताने लगूंगा, छोटा छोटा कैलकुलेशंस भी, तो समय बहुत बीत जाएगा। तो समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम सर पे है ना, इसलिए इसे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको इस तरह के कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आता है तो मेरा
दूसरा वीडियो है, उस पे पूरे कैलकुलेशंस को मैंने समझाया है, तो वहां आप जाकर के देख सकते हैं बेसिक कैलकुलेशन कैसे किया जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप लोग को लगता होगा कि हेनरी एक नॉर्मल नियम तो है, पढ़ के खत्म कर देना है। नहीं मेरे भाई, हेनरी का नियम, बाप रे बाप, अगर आप हेनरी के नियम को अच्छे से नहीं समझते दोस्तों, तो राउल्ट के नियम को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, और अगर राउल्ट के नियम को अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो राउल्ट के नियम पर दो चीजें मिलती है। पहला, कुल वाष्प दाब निकालने वाला न्यूमेरिकल राउल्ट के नियम से ही होता हुआ जाएगा। दूसरा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट के नियम के आधार पे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एग्जाम में पूछा भी जाता है। पूरा फील होगा, महसूस होगा, बस देखते जाइए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, हेनरी के नियम को समझने के लिए इसके परिभाषा में आपने देखा होगा एक जगह आंशिक दाब का प्रयोग करता है। आंशिक दाब, अब देखिए ना, आप मोल प्रभाष तो समझ ही गए हैं, लेकिन बहुत लोग आंशिक दाब नहीं समझते। आइए थोड़ा फील कराते हैं आंशिक दाब होता क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई शुद्ध द्रव है, शुद्ध मतलब प्योर, इसमें एक ही चीज है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, कोई मिश्रण नहीं है। जैसे यहां पे मैंने मान लीजिए ए नाम का कोई लिक्विड लिया, क्या, ए नाम का कोई लिक्विड लिया, ठीक है दोस्तों। अभी जब गर्म होगा तो वेपराइज होगा, वेपराइज यानी भाप बनाएगा, भाप बनाने के बाद क्या होगा, एक तरह का दाब उत्पन्न होगा, दाब यानी समझ रहे हो ना, प्रेशर। इस ए की वजह से जो प्रेशर उत्पन्न होगा, ये प्योर है, ये प्योर है, इस प्योर ए के वजह से, इस ए के वजह से जो प्रेशर उत्पन्न होगा इसे हम वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प की वजह से ये जो वाष्प उत्पन्न होगा, इस वाष्प की वजह से जो दाब लगेगा उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, वाष्प दाब कहते हैं। और ये प्योर है, तो प्योर को कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे नोड लगा देंगे हल्का सा, ये जो जीरो है ना इसे नोड कहते हैं। तो पी ए नोड, पी का मतलब प्रेशर, ए का मतलब जो आपने लिया है, जिस लिक्विड की बात कर रहे हो, और नोड का मतलब प्योर। प्योर का मतलब है कि इसके अंदर केवल ए है, यानी ए के केवल अणु है, इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे ए तो हो गया वाष्प दाब, ध्यान से समझिए। अगर यहाँ पे कोई पूछे कि टोटल प्रेशर कितना है, पी टोटल कितना है, टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, अकेला है ये, तो इसका जितना प्रेशर होगा उतना ही ना टोटल प्रेशर होगा, होगा कि नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए केस नंबर 2 में, तो यहाँ पे तुम्हें आंशिक दाब सीखने का मौका मिल जाएगा। ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पे एक नहीं दो तरह के मॉलिक्यूल है, दो तरह के अणु है, ए नाम का भी मॉलिक्यूल है, बी नाम का भी मॉलिक्यूल है, यानी ए का भी एक प्रेशर बनेगा, हाँ या ना, अब बी की वजह से भी एक प्रेशर बनेगा, हाँ या ना, यानी इसमें मिश्रण है, यानी एक लोग नहीं बल्कि दो लोग मिलकर टोटल प्रेशर बनाएंगे। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर आपका हो जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, पी टोटल कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे मिश्रण है, क्या ये प्योर है, क्या ये जो ए है इसमें प्योर है, ए के साथ कौन है, बी है ना, क्या ये बी प्योर है, बी के साथ कौन है, ए है ना, यानी ये प्योर नहीं है। तो यहाँ पे जब ये प्योर प्रेशर नहीं है तो इसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं, आंशिक दाब। क्या कहते हैं, आंशिक दाब। क्या कहते हैं बच्चा, आंशिक दाब। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी पी ए क्या है, ये भी आंशिक दाब, पी बी क्या है, ये भी आंशिक दाब है। समझे कि नहीं मेरी बातें, और ये दोनों मिल के टोटल प्रेशर बना रहे हैं, समझ आया। यानी कुल वाष्प दाब भी पता चल गया तुम्हें, कुल वाष्प दाब कैसे हमने लिखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राउल्ट के नियम पे फार्मूले में चेंजेस आएंगे, देखना अभी आगे जाके। अब सबसे पहले समझते हैं हेनरी का नियम क्या है। तो मेरा नियम कानून आपको पता ही है, पहले मैं परिभाषा की बात नहीं करता, मैं पहले फील कराऊंगा कॉन्सेप्ट को, अब फार्मूले के दम पे परिभाषा समझ लेंगे आप, ठीक है। ध्यान से समझिए, आप ध्यान से देखिए मेरी बात को। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, ध्यान से समझिएगा, एकदम फील आएगा एकदम, ठीक है। मान लीजिए कंटेनर है हमारे पास, ठीक है। अब इस कंटेनर में मैंने क्या ले लिया है दोस्तों, इस तरह से कोई लिक्विड ले लिया है, ठीक है। ये क्या है, विलायक है, विलायक किस फॉर्म में है, द्रव के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। किस फॉर्म में बच्चा, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। अब ये विलायक है, ठीक है। अब मैं ऊपर से क्या कर रहा हूं, इसमें गैस डाल रहा हूं। ध्यान से समझिए, हेनरी के नियम को अगर फील करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और परिभाषा भी याद हो जाएगा, ये चिंता मत करिए, केवल आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। आपको ये भी बता दूंगा कि एग्जाम में लिखना कैसे है। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो ऑटोमेटिक एग्जाम में लिख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए मैंने इसमें गैस डाला, और गैस किस फॉर्म में है, विले के फॉर्म में, सल्यूट के फॉर्म में। अब मैं इसमें गैस डाल रहा हूं, तो गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स आएंगे। अब ध्यान से समझो, एक शब्द मैं यूज करूंगा, विलेयता। विलेयता जिसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं, विलेयता का मतलब होता है घुलनशीलता, घुलनशीलता। अच्छा एक सवाल करता हूं, पानी में अगर नमक को आप डालो तो आसानी से घुल जाएगा, क्या उस नमक को डालने के लिए इसे दबाना पड़ेगा, ए नमक हुआ घुस घुस,
ऐसे प्रेशर लगाना पड़ेगा? नहीं ना। चीनी को डाल रहे हो घुलने के लिए पानी में, क्या प्रेशर लगाना पड़ेगा, ये चीनी घुल जा, ऐसा तो होगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप गैस को अंदर डालते हो लिक्विड में, तो उसको घोलने के लिए, यानी उसकी विलेयता के लिए, जब मैं बोलूंगा ना घोलने के लिए, तो समझ लेना विलेयता की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे विलेयता को जानते हो किससे दर्शाया जा रहा है? यहाँ विलेयता को मोल प्रभाज से। किससे? मोल प्रभाज, ठीक ना। विलेयता को कैसे इंडिकेट किया जाएगा यहाँ आगे चल के? मोल प्रभाज से, ठीक है ना। मोल प्रभाज जिसे हम एक्स कहेंगे, ठीक ना। ध्यान देना आगे। अब देखो ध्यान से समझना कि अब गैस को अगर मैं इसमें डाल रहा हूं, ऐसे नॉर्मल मिला दिया ऐसे, तो क्या घुल जाएगा आसानी से? नहीं। गैस को इस लिक्विड के अंदर घुलने के लिए ऐसे दबाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अब आपसे कर रहा हूं, अब आपसे एक सवाल करता हूं, जब मैं नॉर्मल प्रेशर लगाऊंगा तो कम घुलेगा, थोड़ा सा और प्रेशर लगाऊंगा तो और ज्यादा घुलेगा। यानी प्रेशर बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ रही है, विलेयता बढ़ रही है। यहां पे क्या सीखा आपने कि जैसे गैस का जो दाब है बच्चा, उसको जब हम बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो गैस की बोलो 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 विलेयता भी बढ़ती है। यानी इसको बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता भी बढ़ेगी, गैस का थोड़ा और दाब बढ़ा देंगे तो विलेयता और बढ़ जाएगी। आपको पता है ये बात कि जब एक के वैल्यू को बढ़ाने से दूसरा अपने आप बढ़ने लगे, एक बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ने लगे, या फिर कह लीजिए एक घटाने से दूसरा भी घटने लगे, यानी साथ साथ काम होने लगे, एक साथ चलने लगे, तो ऐसे जगहों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया जाता है, समानुपाती लगाया जाता है। ठीक है, अभी मैं परिभाषा पढ़ूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, तो दोस्तों परिभाषा रटाने के लिए अनगिनत चैनल है। क्यों भाई लोग जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, सहमत है कि नहीं? रटाने वाले अनगिनत चैनल है, मेरे पे सीखने वाले, फील करने वाले ही आए दोस्तों, ताकि बोर्ड एग्जाम में एकदम फोड़ के आना है हमें इस बार। ठीक है दोस्तों, और रटने वाले कहीं और जाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्थिर ताप पर, अब देखिए ध्यान से समझिए, परिभाषा में सब पढ़ूंगा लेकिन समझिए यहां पे क्या हो रहा है। इसका मतलब समझ आया? असमान अनुपात में बढ़ रहा है। समान अनुपात में बढ़ने का मतलब क्या होता है समझना, सब कुछ मैं क्लियर करूंगा, पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप चलना है मुझे ना। तो यहाँ पे देखो, समान अनुपात में बढ़ने का मतलब होता है, ग्राफ से समझो। ये मान लो क्या हो गया, मोल प्रभाव जैसे बता ही चुका हूं कि गैस की विलेयता को मैं किससे लिखूंगा? बोलो, गैस के मोल प्रभाज से लिखूंगा, प्रभाज से लिखूंगा। ठीक है, और ये जो गैस का दाब है क्या है? एक तरह का गैस का आंशिक दाब है। क्या है? गैस का आंशिक दाब है, जिसको मैं P बोलता हूं और इसको क्या बोलता हूं? X बोलता हूं। अब आपको गरीब, बाप रे बाप, ये तो हमारा तैयार हो गया फार्मूला सर जी, कितने मजेदार तरीके से आपने ला दिया। अरे भाई वही तो मजा है, यही तो कला है मेरे भाई। फिजिक्स और केमिस्ट्री फील करने की चीज है मेरे भाई, रटने की चीज नहीं है। मजा आ जाएगा आपको, एक कहानी की तरह चैप्टर तैयार हो जाएगा, दोबारा आपको इस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिए, अब देखिए इसे आप चाहो तो ध्यान से समझना। P लिखा मैंने, ये जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? K फॉर कांस्टेंट और H फॉर हेनरी कांस्टेंट। हेनरी भाई, अगर हेनरी अपने नियम को बना रहा है तो दूसरे नाम पे क्यों रखेगा कांस्टेंट को? अपने ही नाम पे रखेगा ना, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? हेनरी कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या है पता ही आपको, P क्या है? आपका आंशिक दाब। क्या है दोस्तों? आंशिक दाब। लिख देता हूं, न्यूमेरिकल करने में काम आएगा। ये क्या है आपका? हेनरी स्थिरांक। और ये क्या है आपका? मोल प्रभाज। कौन? विलेय, जो बाहर से हमने डाला था, ठीक ना, विलेय का। अब यहां तक आपने समझ लिया, यहां तक क्लियर हो गया। ग्राफ से आइए फील कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ना, फिर आपको डेफिनेशन पढ़ के दिखाऊंगा। ग्राफ किसके ऊपर हेनरी ने बनाया? मोल प्रभाज। और भाई जिसपे वो तुलना कर रहा है उसी पे ना ग्राफ बनाएगा मेरे भाई, जाहिर सी बात है। तो मोल प्रभाज और दाब के ऊपर ग्राफ बनाता है, ठीक है। और ग्राफ कहता है कि इसका कॉन्स्टेंटली सीधे चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि यहाँ शब्द यूज किया है समानुपाती का। समान अनुपात का मतलब क्या होता है समझना मेरी बात को। इसको अगर मैं यहां से समझाता हूं, देखो इसको अगर मैं अकेला कर दूं KH को, तो क्या आएगा बताओ? X इंटू में है ना, इधर जाएगा तो P के नीचे चला जाएगा, P बटा X हो जाएगा। तो इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक ना, KH इक्वल टू P बाई X लिख सकते हो, ठीक है। अब मान लो मेरी बात, ये कहना क्या चाह रहा है हेनरी कांस्टेंट, कि अगर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हो, ठीक ना, याद रखना यहाँ पे हेनरी जो काम कर रहा है उसमें एक खास बात है कि वो टेम्परेचर कांस्टेंट पे काम कर रहा है।
टेम्परेचर ना तो बढ़ा रहा है ना तो घटा रहा है, एक जैसे टेम्परेचर पे काम कर रहा है जो कर रहा है, ठीक ना। प्रेशर घटा बढ़ा रहा है लेकिन टेम्परेचर घटा बढ़ा नहीं रहा है, ठीक ना। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी बताऊंगा मैं। यानी यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब स्थिर, कहीं लिखा होगा यहाँ पे स्थिर ताप। परिभाषा तो कतई देखने का मन नहीं करता मेरे को, ठीक है। बच्चे बेचारे कितने मासूम हैं, इसे रट लेते हैं, लेकिन कितना प्यारा सा है, देखो फील हो जाएगा सब। तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। आधा परिभाषा तुम्हारा समझ आ गया होगा कि हेनरी के नियम में क्या है, स्थिर ताप होता है। हेनरी के नियम में क्या होता है, स्थिर ताप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समझा है उस परिभाषा से लिंक कर लो, देखो मिल जाएगा तुम्हारा। वहां पे क्या है लिखा हुआ है, देखो। अब आपको लगेगा कि रट रहे हो या सीख रहे हो, आपको महसूस होगा कि सीख रहे हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, किसी गैस, यही है ना गैस, किसी गैस का जो आंशिक दाब है, भाई गैस जब दबा रहे हैं तो इसका जो आंशिक दाब है, ठीक है, इसके मोल प्रभाज के, इसी के मोल प्रभाज के क्या है, समानुपाती है। क्या है, इसी के मोल प्रभाज के समानुपाती। समानुपाती का मतलब ही बता दिया कि अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ जाएगी, प्रेशर घटाओगे तो विलेयता घट जाएगी। समझ आ रही मेरी बातें। अब यहाँ पे समानुपाती का मतलब क्या है समझो। समानुपाती का मतलब होता है कि अगर जैसे मान लो पी का वैल्यू, मान लो सपोज दैट दाब उन्होंने मान लीजिए दाब 10 बार किया, थोड़ी देर के मान लो उन्होंने दाब बढ़ा करके 30 mm कर लिया। कितना, 30 mm प्रेशर कर लिया, ठीक है। ध्यान से समझना, प्रेशर कितना कर लिया, 30 mm, या फिर बार भी लिखा जाता है। ताप का मात्रक में क्या होता है, बार भी यूज होता है। बार का मतलब ये वाला बार नहीं, टकला वाला, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, मान लीजिए उन्होंने प्रेशर कितना लिया 30, तो इसका मोल प्रभाज मान लेते हैं आया 15, ठीक ना। मोल प्रभाज कितना आया 15, ठीक ना। गैस का जब प्रेशर 30 लिया तो मोल प्रभाज कितना हो गया 15। अब इसका डिवाइड करिए, यहाँ पे कितना आएगा, पी की जगह पे 30 रखिए, एक्स की जगह 15 रखिए, काटेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। अब उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। जब उन्होंने प्रेशर को बढ़ाया, जैसे मान लो उन्होंने 40 ले लिया, क्या लिया 40, तो जानते हो मोल प्रभाज कितना बढ़ गया। जब प्रेशर उन्होंने 40 लिया तो मोल प्रभाज हो गया 20। फिर जब उन्होंने काटा तो देखा, अरे यार फिर से आंसर 2 आ रहा है। इस बार सोचे, इस बार सोचते हैं मैं कुछ भी लेके देखता हूँ प्रेशर, देखते हैं क्या होता है। क्या बार बार कांस्टेंट सेम आएगा, क्या क्या बार बार सेम आएगा इसका रेशियो, अनुपात, क्या बार बार सेम आएगा इसका अनुपात। कुछ भी लेके देखते हैं इस बार लेते हैं अक्स बक्स सिंगल बुलबुल मास्टर, इस बार 50 लेके देखते हैं। प्रेशर कितना लेके देखते हैं 50, ठीक है। तो देखते हैं एक्स कितना आएगा, तो देखा एक्स उन्होंने 25 आया। अरे भाई कुछ भी ले रहे हैं लेकिन हर बार कटने का साला 2 ही आ रहा है, इसलिए उन्होंने कह दिया ओहो, यानी इसका जो ये बढ़ रहा है, हम मान रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है तो मोल प्रभाज भी बढ़ रहा है। हाँ ये बात मैं मानता हूं कि गैस का आंशिक दाब बढ़ा रहा हूं तो मोल प्रभाज भी बढ़ रहा है, लेकिन ये जो बढ़ रहा है ना वो समान अनुपात में बढ़ रहा है। अनुपात का मतलब बटे, अनुपात का मतलब बटे। जब हम काट रहे हैं तो हर बार एक जैसा ही आंसर आ रहा है, इसलिए यहां पे लिख दिया उन्होंने कि ये समानुपाती होता है। एक दूसरे के क्या होता है, एक दूसरे के समान अनुपाती होता है। देखो अनुपात का मतलब बटे, समान का मतलब समझ रहे हो ना। तो हेनरी का नियम भी समझ में आ गया होगा, फार्मूला कैसे निकाला वो भी समझ में आ गया होगा, ग्राफ क्यों सीधा गया ये भी समझ आ गया होगा, क्योंकि ये भाई हर बार आंसर सेम आ रहा है तो ग्राफ नीचे या ऊपर कैसे जाएगा। जब आंसर ज्यादा हो तब तो ऊपर जाएगा, या आंसर थोड़ा थोड़ा कम आने लगे तब तो नीचे आएगा। ऐसे सीधे हर बार सेम आ रहा है तो इसलिए ग्राफ सीधे चला गया। तो ग्राफ भी समझ में आ गया, फार्मूला भी समझ में आ गया, परिभाषा अपने आप समझ में आ गया होगा, इसके बहाने आपको वाष्प दाब समझ में आ गया, आंशिक दाब समझ में आ गया। अब चलते हैं राउल्ट के नियम की तरफ। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, राउल्ट के नियम को परिभाषा के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों, परिभाषा तो अपने आप तैयार हो जाएगा, ये मैं वादा करता हूं। बस राउल्ट के नियम को समझिए दोस्तों। राउल्ट के नियम से 2 चीजों को सीखने को मौका मिलता है दोस्तों। एक कुल वाष्प दाब का जो फार्मूला है दोस्तों, ये आप सीख जाओगे राउल्ट के नियम से, और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो कि स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक ना। राउल्ट के नियम के आधार पर वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के नियम को समझाइए, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो इन दोनों को करने के लिए फिर से एक बात आ जाती है कि आपको 2 चीजें जानना पड़ेगा। एक होता है, कहां समझा दो, मैं यहां समझा देता हूं फिर मिटा दूंगा, ठीक ना। एक होता है दोस्तों वाष्पशील द्रव, या अवयव भी लिख सकते हो, अवयव। अवयव का मतलब यहाँ पे द्रव, गैस, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। और एक होता है अवाष्पशील, एक होता है वाष्पशील और एक होता है अवाष्पशील। अवाष्पशील द्रव या सॉलिड या गैस कुछ भी हो सकता है, या अवयव लिख लीजिए, अवयव, ठीक है। वाष्पशील और अवाष्पशील का मतलब क्या होता है पहले समझिए। जैसे अंग्रेजी में आप लोग वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल कहते हैं, ठीक ना, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले आप एक फील करिए, महसूस करिए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने मान लीजिए एक कोई लिक्विड लिया है, ठीक है। क्या लिया है मैंने, लिक्विड, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, विलायक। विलायक क्यों, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में है, ठीक है।
मैंने विलायक लिया है, ये भी क्या है, द्रव है, एक तरह का क्या है, लिक्विड है, लेकिन ये क्या है, आपका वाष्पशील है। क्या है दोस्तों, वाष्पशील। अब आप जानना चाहते हैं कि वाष्पशील होता क्या है, तो आप ध्यान से समझिए। जब आप इसे गर्म करें, क्या करें दोस्तों, गर्म करें, जब गर्म करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, भाप निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, भाप यानी वाष्प निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, ठीक ना, गर्म करने पर अगर ये वाष्पीकृत हो जा रहा है, यहां से भाप निकल रहा है, वाष्प में बदल रहा है, अगर कोई ऐसा लिक्विड या ऐसा कोई सॉलिड या ऐसा कोई गैस, जो भी चीज हो, गैस नहीं, गैस हटा दीजिए, ठीक ना, ऐसा कोई लिक्विड या सॉलिड कि गर्म करने पे अगर वो वेपराइज होने लगे, वाष्प में बदलने लगे, तो इसका मतलब वो लिक्विड कैसा है, वाष्पशील है। क्या है, वाष्पशील है। मान लीजिए लिक्विड का नाम दे देते हैं, ए नाम का लिक्विड है, किस नाम का, ए नाम का। अब मैंने दिमाग लगाया कि बाहर से मैंने एक और लिक्विड इसमें मिला दिया और वो बी नाम का लिक्विड है। क्या है, बी नाम का, ठीक है, किस नाम का लिक्विड है, बी नाम का। अब मैं इसे गर्म करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। जब मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ तो इसके जो वाष्प निकल रहे हैं वो केवल ए के निकल रहे हैं। किसके निकल रहे हैं, केवल ए के। ये जो वाष्प निकल रहे हैं केवल किसके निकल रहे हैं, ए के। अब बी होने के बावजूद बी निकल ही नहीं रहा है, गर्म कर रहे हैं, लिक्विड ये भी है, लिक्विड ये भी है। बी जो मैंने विले बाहर से मिलाया, विले ये भी द्रव ही है, लेकिन फर्क क्या है कि गर्म करने पे ए तो वेपराइज हो रहा है, लेकिन बी जो है वो वेपराइज नहीं हो रहा है, ये वाष्प में नहीं बदल पा रहा है। तो जो वाष्प में बदल नहीं पा रहा है वो हो गया अवाष्पशील, जो वाष्प में नहीं बदल पा रहा है वो हो गया अवाष्पशील, और जो वाष्प में बदल पा रहा है वो हो गया वाष्पशील, वो हो गया वाष्पशील। समझे कि नहीं मेरी बातें। अब आगे देखिए दोस्तों, यहां से क्या सीखने को मिलता है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है दोस्तों, राउल्ट की जब आप परिभाषा को पढ़ने जाओगे ना, डेफिनेशन को, तो दो डेफिनेशन इसके हैं, एक वाष्पशील, वाष्पशील विलेय के लिए, और एक वाष्पशील और अवाष्पशील के लिए। ध्यान से समझिए। तो यहां पे जो मैं पहला ले रहा हूं, इसमें क्या होगा, जो मेरा विलेय होगा, विलेय, विलेय क्या नाम दे दें इसको, ए नाम का जो विलेय होगा हमारा, ये क्या होगा दोस्तों, वाष्पशील होगा। क्या होगा, वाष्पशील होगा। और जो विलायक है, विलायक बी नाम का, वो भी क्या होगा, अरे ये उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक ना, वो भी क्या होगा, वाष्पशील होगा। यानी दोनों ही वाष्पशील है। क्या है दोस्तों, दोनों ही वाष्पशील है। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना दोस्तों। आपको ये बात आपको बता चुका हूं मैं कि अगर आपका कोई प्योर है, क्या है, कोई प्योर लिक्विड है, क्या है दोस्तों, अगर कोई प्योर लिक्विड है यानी शुद्ध, शुद्ध द्रव है, क्या है, शुद्ध द्रव। अगर मान लीजिए सपोज दैट मेरे पास ए नाम का शुद्ध द्रव है, क्या है, ए नाम का, तो यहां से जो प्रेशर निकलेगा वो क्या होगा, पी ए नोड होगा। नोड क्यों लगता है, समझ आया ना। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये फार्मूला आप कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ध्यान से। अब देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए मैंने लिक्विड भर लिया, बहुत से लिक्विड ए नाम के हैं, ठीक है, और जो बी नाम के हैं वो रेड कलर में है, जो बी नाम के हैं वो रेड कलर में है। बी विलायक है इसलिए बहुत सारा होगा, बहुत सारा होगा, ठीक है, इस तरह से। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें दो लोग हैं और दोनों वाष्पशील है, तो इसका मतलब ए का भी वाष्प बनेगा। अगर वाष्प बनेगा तो प्रेशर पैदा करेगा, प्रेशर पैदा करेगा तो इसे पी ए लिखेंगे। और नोट नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, मैंने हेनरी वाले में बता चुका है, क्योंकि मिक्सचर हो चुका है। अगर मैं बी को देखूं तो बी का प्रेशर क्या होगा, पी भी होगा, लेकिन नोट नहीं लगा सकते। बात समझ आ रही है नहीं मेरी बातें। अब हेनरी के नियम से आपने क्या सीखा था, बताइए, हेनरी के नियम से आपने क्या सीखा था, यही सीखा था ना कि यहाँ पे जो आपका आंशिक दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यही होता है कि नहीं। तो यही बात यहाँ राउल्ट बोलता है, यही बात यहाँ राउल्ट के नियम में भी मिलता है। इसका मतलब मैं चाहूं तो पी ए को क्या लिख सकता हूँ, पी ए को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं एक्स, लिख सकता हूं नहीं, और यहां लगा दूंगा ए का मतलब ए का मोल प्रभाज, ठीक है। अब राउल्ट के नियम के अनुसार अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप इसे हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तो यहाँ पे जो आएगा एक कांस्टेंट वो पी ए नोड होगा, ठीक ना। हेनरी के हिसाब से मत लिखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पी ए नोड हो जाएगा। उसी तरह जब आप बी को लिखेंगे, पी बी को, तो पी बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स बी के, ठीक ना। तो यहाँ पे पी बी जब इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा बताइए, पी बी नोड हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है, कुल वाष्प दाब। तो कुल वाष्प दाब क्या होगा, पी टोटल। तो पी टोटल बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, दोनों वाष्प दाब को मिला देंगे तो कुल वाष्प दाब हो जाएगा। तो पी टोटल, पी ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए की जगह पे आप लिख सकते हो पी ए नोड एक्स ए, प्लस पी बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, पी बी नोड एक्स बी। समझे कि नहीं, ये हो गया इसका कुल वाष्प दाब का फार्मूला।
तो राउल्ट के नियम के आधार पे देखा तुमने कुल वाष्प दाब का फार्मूला कैसे निकाला मैंने। लेकिन यहाँ होता क्या है, यहाँ थोड़ा उल्टा केस है। यहाँ उल्टा केस क्या है, ध्यान से समझो। यहाँ क्या होता है, जो आप विलेय लेते हो, विलेय वो अवाष्पशील होता है, अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब आप समझते होंगे, अवाष्पशील का मतलब आप समझते ही होंगे, ठीक है। और जो आप विलायक लेते हो, विलायक, वो वाष्पशील होता है। क्या होता है, वाष्पशील होता है। ध्यान से समझना। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, ध्यान से समझना दोस्तों। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है, ध्यान से समझना। मान लो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में अभी फिलहाल हमारे पास विलायक है। क्या है, विलायक। क्या है दोस्तों, विलायक। अब मेरे कंटेनर में क्या है, विलायक है। ध्यान से समझना दोस्तों, ये सब पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, चिंता मत करिए दोस्तों, पहले इसको फील करिए। हमारे पास यहाँ विलायक है और ये विलायक कैसा है, वाष्पशील है। वाष्पशील यानी ये वेपराइज हो सकता है। समझ आ रही मेरी बात है, ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास विलायक है, तो जब ये भाप बनाएगा, भाप तो बना सकता है, क्यों, क्योंकि वाष्पशील है। जैसे ही वेपराइज होगा तो यहाँ से जो प्रेशर नहीं इस वेपराइज होने के बाद जो प्रेशर मिलेगा मुझे, वो क्या होगा, अगर मान लीजिए विलायक को मैं बी नाम दे दूं तो पी बी नोड होगा। अब आप कहोगे क्यों नोड लगा रहे हैं, नोड क्यों लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये शुद्ध है, केवल विलायक है। अब मैं क्या करता हूं, अगला केस ध्यान से समझिए। अब इसी डब्बे में मैं कर क्या रहा हूं कि जो विलायक है, ध्यान से समझना दोस्तों, इसी डब्बे में जो आपका विलायक है, इसमें मैं बाहर से क्या मिला दे रहा हूं, विलेय मिला दे रहा हूं। क्या मिला दे रहा हूं, विलेय मिला दे रहा हूं, ठीक है। विलेय किस नाम का है, ए नाम का। ध्यान से समझिएगा, विलेय किस नाम का है, ए नाम का। ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। हमने विलेय मिला दिया, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब विलेय मिला दिया, ये मान लीजिए ये लाल लाल कलर का जो दिख रहा है वो विलेय है। क्या है, विलेय। ये ब्लैक वाला वेपराइज हो रहा है, यानी इसका प्रेशर तो मिल रहा है, इसका प्रेशर मिल रहा है, ब्लैक वाले का प्रेशर मिल रहा है, पीबी। अब नोट नहीं लगा सकते, क्यों नोट नहीं लगा सकते, अब पूछिएगा मत, क्योंकि अब मिक्सर हो चुका है, मिक्सर हो चुका है तो नोट नहीं लगेगा, ठीक ना। डी वाले का प्रेशर मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाष्पशील है। लेकिन ए वाला वेपराइज नहीं हो पा रहा है, ए वाला वेपराइज नहीं हो पा रहा है। तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, ये जो रेड कलर का है, ये अंदर जब डाला तो कुछ तो जगह छेका होगा इस तरह से, हाँ या ना में जवाब चाहिए। और एक तो साला वेपराइज हो भी नहीं रहा है, यानी एक तो कहावत सुना ना मोदी जी वाला, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उसी तरह कह रहा है, न वेपराइज होऊंगा और न होने दूंगा। यानी कहने का मतलब ये लाल वाला देखिए, न तो वाष्पशील होगा और न तो ब्लैक वाले को होने देगा। यानी ब्लैक वाला हो तो जा रहा है जहां जहां से जगह मिल रहा है, लेकिन ये लाल वाला यहाँ पे अगर बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे लाल वाला यहाँ बैठा हुआ है, तो बहुत सारा जगह छेक लिया, तो ये ब्लैक वाला आसानी से नहीं जा पाएगा ना, जितना आसानी से यहाँ से जा पा रहा था, तो कुछ जगह तो छेकेगा ना लाल वाला। इसलिए क्या होगा कि ब्लैक वाला जितना आसानी से यहाँ पे जितना ज्यादा मात्रा में वेपराइज हो रहा था, यहाँ पे उतने आसानी से उतने ज्यादा मात्रा में वेपराइज नहीं हो पाता है। समझ आई मेरी बातें। तो यहाँ पे इसका मतलब जो प्रेशर है, इस ये जो अब एक सोल्यूशन बन चुका है, एक विलयन बन चुका है, क्योंकि ये विलायक है, विलायक, विलायक भी है, विलेय भी है। तो इसका मतलब एक तो प्रेशर निकाल नहीं रहा है और एक केवल प्रेशर बना रहा है, तो इसको क्यों ना हम सोल्यूशन का प्रेशर कह दें, ठीक है। क्या कहते हैं, सोल्यूशन का प्रेशर। तो यहाँ हो क्या रहा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कितना रोका, यानी यहाँ पे जितना आसानी से वेपराइज हो जा रहा था, यहाँ पे थोड़ी रुकावट आ रही है। किसको, विलायक को। विलायक यहाँ मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका प्रेशर 100 है, तो यहाँ पे इसका प्रेशर 100 नहीं है, थोड़ा घट गया है। मान लीजिए यहाँ पे इसका प्रेशर 100 है और यहाँ पे अगर हम बी वाले को प्रेशर देख रहे हैं, बी वाला प्रेशर को, जिसको अभी हम पीबी को क्या नाम दे दिया, अभी फिलहाल पीएस नाम दे दिया मैंने। क्या नाम दे दिया, पीएस नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं देख रहा हूं तो इसका प्रेशर घट करके 80 हो गया। कितना हो गया, घट करके 80 हो गया है। तो आपसे कोई पूछे कि कितना घट गया, तो आप कहोगे लगभग 20 घट गया। पहले 100 था अब 80 हो गया, पहले 100 था अब 80 हो गया। तो कोई पूछेगा ना भैया कि जब यहाँ पे 100 था और यहाँ 80 हो गया तो कितना प्रेशर में कमी आई, और प्रेशर में कमी क्यों आया, तो तुम कहोगे जो विलेय मैंने डाल दिया था ना, ये साला ना तो वेपराइज हुआ न तो इसको होने दिया बढ़िया से, ठीक ना, कुछ रोक दिया, कुछ रोक दिया। तो ध्यान से समझना, तो यहाँ पे चेंजेस कितना आया, तुम कहोगे कि पहले यहाँ पे 100 हो रहा था वेपराइज, कितना, 100। अब यहाँ पे जो मैंने अवाष्पशील विलेय डाल दिया तो कुछ मात्रा में प्रेशर बनाना कम कर लिया, यानी यहाँ पे जितना बढ़िया प्रेशर बना रहा था वहां पे इतना बढ़िया प्रेशर नहीं बना पा रहा है। यहाँ पे केवल 80 ही रह गया। कितना रह गया, 80। अगर 100 में से 80 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 20 आएगा। तो यही जो 20 आया दोस्तों, याद रखना, यही 20 जो आया तुम्हारा दोस्तों, यही याद रखना वाष्प दाब का अवनमन है। क्या है दोस्तों, वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का अर्थ होता है हमेशा घटना,
और उन्नयन का अर्थ होता है हमेशा बढ़ना, ठीक ना। तो यहां पे क्या हो गया, अगर आपसे कोई पूछे वाष्प दाब का अवनमन निकाला जाए, वाष्प दाब का अवनमन निकाला जाए तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, पहले कितना था, बहुत ज्यादा हो रहा था, कितना, पीबी नोट हो रहा था, अब क्या हुआ कि थोड़ा कम हो गया, कितना निकल रहा है अब, पीएस निकल रहा है। अगर टोटल में से इसको माइनस कर दिया जाए, जैसे पीबी जैसे 100 था, इसको मैंने 80 माना था, तो 100 में से 80 माना था, निकाला था, तो 20 बचा था ना, उसी तरह इस 100 को क्या यही है ना, और 80 क्या था यही है ना, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या बनेगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन समझ में आ गया होगा, वाष्प दाब का अवनमन समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ आ गया होगा। तो इसको देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, यहां जगह नहीं है, यहां लिख दे रहा हूं। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये जो पीबी नोड माइनस पी एस लिख रहा हूं, इसी में ये प्योर वाले को डिवाइड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, प्योर वाले को डिवाइड कर दिया जाए, तो यही जो आया है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है दोस्तों। अब ध्यान से समझिए, ये जो आया है आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये राउल्ट के नियम से अगर इसकी तुलना करेंगे, राउल्ट के नियम से अगर इसकी तुलना करेंगे, तो याद रखिएगा जो आपने मिलाया है, किसको मिलाया है, ए को, इसका जो अगर मोल प्रभाज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोल प्रभाज, तो इसको जो आपने मिलाया है इसका मोल प्रभाज जब आप निकालेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। इसका मोल प्रभाज निकालना सिखाई दिया हूं, पता है ना, तो इसके बराबर आ जाएगा, समझ है। तो यहां से एक फार्मूला निकल करके आपको आ रहा है, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ए देखिए, ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब मैं पीबी नोड माइनस पीएस बटा पीबी नोड लिखा मैंने, बराबर लिखा एक्स ए को मैं क्या लिखूंगा, जिसका आप मोल प्रभाज निकालते हो उसी के मोल ऊपर लिखते हो कि नहीं, और नीचे में ए हो गया और ये हो गया बी का, ठीक है। अब इसी को देखो यहाँ पे जो लिखा है, इसको इस रूप में मैं लिंक कर देता हूं, ध्यान से समझना। ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये यहाँ विलायक के हिसाब से लिखा गया था। अगर मैं यहाँ से ए हटा दूं तो आपका ये जो फार्मूला दिख रहा है, यहाँ से बी हटा दो, यहाँ से बी हटा दो, यहाँ जो एन है यहाँ ए हटा दो, यहाँ एन कर दो, कैपिटल एन विलायक ज्यादा मात्रा में होता है, इसका मोल प्रभाव यहाँ पे ऐसे लिख दो, ठीक ना। तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। अब आप देखिए राउल्ट के नियम से आपने ए भी सीख लिया, सोचिए कितनी सारी आपको बेहतरीन बेहतरीन जानकारी मिल गई दोस्तों। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की, तो आ जाइए जल्दी से अब कुल वाष्प दाब निकालना सीख लेते हैं दोस्तों कि कुल वाष्प दाब कैसे निकाला जाए, और न्यूमेरिकल जब पूछेगा तो न्यूमेरिकल पूछने का फॉर्मेट क्या होगा, तरीका क्या होगा। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया है ए तथा बी के वाष्प दाब क्रम से इतना तथा इतना है, तो ए का वाष्प दाब कितना दिया है 80 मिलीमीटर, और बी का वाष्प दाब कितना दिया है 60 मिलीमीटर। ये पूरा लिखा नहीं है, mm ऑफ Hg होता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे Na कितना दिया है, यानी A के मोल कितने हैं 3 और B के मोल कितने हैं 2। अब आपको कुल वाष्प दाब निकालना है, ध्यान से देखिएगा, पकड़िएगा ना कैसे कर। अगर मेरे टेक्निक को ध्यान से देखेंगे तो ये पता चल जाता है कि क्या दिया है और क्या चीज की जरूरत है। तो ध्यान से देखिए, पी नोड हमें दिया हुआ है कितना 80, अब XA नहीं है तो XA निकालना पड़ेगा। अब XA निकालने का तरीका आपको पता है, Na बटा Na प्लस NB। तो XA बराबर क्या हो जाएगा, Na कितना है 3, इसका वैल्यू कितना बच्चा 3 प्लस, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2 है आपका, कितना है बी के पास, बी के कितने मोल दिए हैं 2 मोल दिए हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा आपका 5 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 3 बटा 5। अब इसका डिवाइड कर लीजिएगा, आप डिवाइड करने आता ही है, 3 ऊपर रहेगा 5 नीचे, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 6, यानी कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.6। उसी तरह आपको एक्स बी भी तो चाहिए ना, यहाँ पे चाहिए कि नहीं, तो एक्स भी निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एन बी बटा एन ए प्लस एन बी बराबर कितना हो जाएगा, एन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 2 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस 2, 2 बटा 5 हो जाएगा, करेंगे तो 0.4 आएगा, कितना आएगा 0.4। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो एक्स ए का वैल्यू कितना है आपके पास 0.6 प्लस पीबी नोट का वैल्यू कितना है 60 है, गुणे एक्स भी कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास 0.4। अब आपका काम है दोस्तों इसे सॉल्व करना और इसका आंसर लाना आएगा mm में, ठीक है। तो इसे गुणा करके जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अणुभार ज्ञात करने वाला जो न्यूमेरिकल है, यानी मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं इसे,
चाहे अणु भर बोल सकता है या फिर मोलर द्रव्यमान, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये वाले न्यूमेरिकल इतना पॉपुलर, इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब भी आएगा ना आपको सीधे 5 नंबर आपको देके चला जाएगा। इतना बेहतरीन न्यूमेरिकल है दोस्तों, ठीक है। जब भी आपको कोई प्रश्न पूछा जाता है तो बड़े मार्क्स में पूछा जाता है और इतना इजीली आपको समझा दूंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आएगा अणु भार वाला, आप देखते ही सबसे पहले इसे ही करोगे, इतना मजा आएगा दोस्तों आपको। तो आइए स्टार्ट, तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो जो दिया है उसे पहले यहाँ पे रख लेते हैं, बाकी हम यहाँ पे बताते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ के 100 ग्राम को सॉरी 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर, ध्यान से समझिए, यानी जल आपका कितना है दोस्तों 100 ग्राम है। 100 ग्राम क्या है, जल है, और जो अंदर डाला जा रहा है विलय वो कितना है 10 ग्राम है। कितना है दोस्तों 10 ग्राम, ये दिमाग में रखिएगा। तो जो विलय का द्रव्यमान है, विलय का द्रव्यमान किसका, विलय का द्रव्यमान जो दिया है, जिसे हम लोग विलय के द्रव्यमान को ध्यान से समझिए स्मॉल डब्ल्यू लिखेंगे क्योंकि छोटा होता है ना, इसलिए वैल्यू कम होता है ना विलय का। ये हो गया 10 ग्राम, ठीक है। और जो विलायक का द्रव्यमान है दोस्तों, विलायक का द्रव्यमान, उसे हम लोग दोस्तों कैपिटल डब्ल्यू से लिखेंगे। किससे, कैपिटल डब्ल्यू से। ये कितना दिया हुआ है दोस्तों 100 ग्राम दिया है। कितना दिया है 100 ग्राम दिया है। और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे इसको इसमें डालते हैं, ये लीजिएगा दोस्तों, इसको डालने से पहले इसका प्रेशर ज्यादा है, लेकिन जैसे इसको डाल देंगे ये अवाष्पशील है तो इसकी वजह से इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बता चुका हूं बहुत पहले। तो यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा है कि जैसे इसको डाल दिया जाता है तो उसके बाद जो इसका वाष्प दाब है वो 17.535 मिलीमीटर से घटकर कितना रह जाता है, 17.235 मिलीमीटर हो जाता है। यानी पहले तब कितना था ए, और ये जो पहले था यही तो आपका प्योर होगा इसको डालने से पहले। तो यहाँ पे प्योर वाला यानी शुद्ध वाला, तो जो आपका पी नोड होगा वो क्या होगा दोस्तों आपका 17.535, और जो डालने के बाद जो घट जाएगा जिसे यस कहते हैं, यस लगा देते हैं, यानी सोल्यूशन जब बन जाता है कम होने के बाद यही होता है। वहां पे मैंने बेसिक में समझाया था। ये कितना हो जाता है दोस्तों 17.235। यहां तक समझ आएगी नहीं दोस्तों, बिल्कुल आ गया होगा। अब आपको निकालना है क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिए, आपको निकालना है अणु भार। अणु भार यानी अणु भार, ध्यान से समझ, किसका अणु भार निकालना है, विलय। यानी इसका मतलब ये बताइए कि इस विलय का अणु भार कितना है। तो अणु भार यानी यम, हमें क्या निकालना है, एम का वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यम तो दिख ही नहीं, यम तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, इस फार्मूले को ध्यान दीजिए। यहां तक क्लियर है, ये क्लियर है। अब अगर आप यन को, स्मॉल यन को देखें तो यन किसके लिए काम कर रहा है, विलय के लिए। अब विलय क्या है, अवाष्पशील है। क्या है, अवाष्पशील। तो अवाष्पशील विलय का जो मोलों की संख्या निकालेंगे, सॉरी मोल प्रभाज निकालेंगे, तो इसमें जोड़ने का कोई मतलब नहीं, ये लगभग 0 के बराबर मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, 0, या जोड़ो या ना जोड़ो कोई मतलब नहीं है। यानी इस यन को हटा सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हम केवल कैपिटल एन लिख सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा वैल्यू है ये लगभग बराबर है किसके, एन बाई कैपिटल एन के। लगभग याद रखिए, एकदम बराबर नहीं है, लगभग, इसलिए मैंने इसको ले लिया। अब जैसे इसको लिया तो ये क्या है, मोल है, ठीक ना, ये क्या है, मोल है। अब मोलों की संख्या का फार्मूला मैं शुरू में बताया था, याद होगा वीडियो के शुरू में, कि मोल बराबर क्या होता है बताइए, मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। कुछ याद आ रहा है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो ध्यान से समझिएगा, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान को मैं क्या लिखूंगा, डब्ल्यू, आणविक द्रव्यमान को क्या लिखूंगा, एम। अगर मैं विलय की बात कर रहा हूं तो, अगर मैं विलायक की बात करूं, ज्यादा वाले की, विलायक वाले की, तो विलायक वाले के लिए द्रव्यमान क्या लिखूंगा, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक ना, और आणविक द्रव्यमान लिखूंगा कैपिटल एम, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए ये यन क्या है, विलय के लिए, तो यहाँ यन हटा के मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, पी नोड, पी नोड, अब ध्यान दीजिए, पी नोड माइनस पी एस बटा पी नोड बराबर, इस यन के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, छोटे वाले को, ये यन वाले का है, ठीक ना, विलय का, क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। स्मॉल डब्ल्यू किसका है, विलय का द्रव्यमान, और ये उसका आणविक द्रव्यमान, ठीक ना। तो बराबर क्या हो गया, मोलों की संख्या। अब ये विलायक के मोलों की संख्या है, तो विलायक के मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, होगा कि नहीं। अब ये सब हटा देता हूं मैं, यहां तक आपको समझ आ गया। पहले फार्मूला देखिए आपको, अरे बहुत लोग रटा देते हैं फार्मूला, मेरे भाई आपको फील करा रहा हूं कि फार्मूला कैसे आ रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा होगा, मैं मानता हूं, लेकिन आप सीख के निकलोगे। ये हो गया, जब बटे के नीचे होता है तो ऊपर वाले को जैसे का तैसा उतार देते हैं और नीचे वाला पलट जाता है, तो नीचे वाला पलटेगा तो स्मॉल एम ऊपर चला जाए, कैपिटल एम ऊपर चला जाएगा
और ये W नीचे आ जाएगा। ये भी आपने बुक में फार्मूला देखा होगा, देखा है कि नहीं? बिल्कुल देखा है ना। लेकिन अब देखिए कैसे आया, समझ में आ गया होगा आपको। अब वैल्यू को रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कैसे वैल्यू रखना, देखिए पी नोट का वैल्यू आपके यहाँ पे रख देता हूँ। पी नोट का वैल्यू कितना आपके पास 17.535 माइनस पी एस कितना है आपके पास 17.235 डिवाइड पी नोट कितना है आपके पास 17.535 बराबर डब्ल्यू कितना है आपके पास 10 ग्राम। एम तो आपको निकालना है, स्मॉल एम। कैपिटल एम कितना है आपका, कैपिटल एम निकल जाएगा आपका कितना 18 हो जाएगा, क्योंकि आणविक द्रव्यमान है ना। और कैपिटल एन किसके लिए है, विलायक। विलायक कौन है आपका, पानी है, ठीक ना। तो पानी का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18 होता है। और यहाँ कैपिटल डब्ल्यू कितना है दोस्तों आपका 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम। अब यम निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इसे और छोटा कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, इधर का मैं मिटा देता हूँ। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो देखिए इसके बाद क्या करना है। अब इसको जब घटाएंगे तो आपका जाएगा अब जैसे ही इसको घटाएंगे दोस्तों तो आपका जाएगा 0.3 और नीचे में आ जाएगा 17.535 बराबर। देखिए कट रहा है, 0 से 0 कट गया तो बचा कितना, सीधे 18 बचा और नीचे में क्या बचा 10 इंटू यम बचा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा जैसे बता रहा हूँ। अब आपको यम निकालना है तो यम को अकेला करना होगा, तो यम इधर शिफ्ट कर दीजिए इस साइड, समझिए, या ऐसा कर लीजिए ना, पलटी मार लीजिए एक बार। जैसे ही पलटी मारेंगे तो कितना हो जाएगा 17, ए पलटेगा तो नीचे वाला भी पलट जाएगा तो उधर वाला भी पलट जाएगा, 10 गुणे यम बटा 8। ठीक है, अब यम को अकेला कर लीजिए, 10 बटे 8 है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा 8 ऊपर हो जाएगा और 10 नीचे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17.535 गुणे 8 बटे 0.3 गुणे 10 होगा। 10 नीचे आ गया, 8 ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई और यम। अब बताइए इसे कैलकुलेट करके यम का वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखा कितने आसान से, देखा दोस्तों कितने मजेदार तरीके से हम लोगों ने अणु भार भी निकालना सीख लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है दोस्तों, इसलिए मैं एक लाइक और एक कमेंट जरूर चाहूंगा। दोस्तों आप लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो इतने सारे टॉपिक को अभी मैंने नहीं बताया है, जिसमें से लगभग 2-3 टॉपिक है। अब वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा होता चला जा रहा था। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं अगले पार्ट में ला दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। ठीक है, पराशर दाब, वान ठाप गुणांक, ये सारी चीजें आपको अलग वीडियो में प्रॉपर मिल जाएंगी दोस्तों, और इसमें कोई लेट नहीं लगाऊंगा दोस्तों। शायद हो सकता है इस वीडियो के जस्ट 4-5 घंटे के बाद मैं तुरंत बना के अपलोड कर दूं। ठीक है दोस्तों, तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।